far we have studied the behavior of output when few factors are fixed while few are variable. However, in the long run, all factors can be variable. So today we will study the behavior of output in the long run when all factors are variable through a concept called law of returns to scale. Now before understanding this law in detail, let's consider one example. Suppose you own a coffee shop. अब आपकी कॉफी शॉप में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ मशीनरी है और एक लैंड शॉप एरिया जहां पे अपना कॉफी हाउस आपने ओपन किया है. Now suppose you want to expand your business. Now suppose you are increasing all your inputs, like आप लेबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, आप मशीनरी भी इंक्रीज कर रहे हैं और आपने अपने कॉफी हाउस के साथ वाली शॉप को भी खरीद लिया है और आप लैंड को भी इंक्रीज कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, अगर आप अपने सारे इनपुट्स को डबल कर रहे हैं तो क्या आपका आउटपुट या आपका प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा? अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का, जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि जब भी बिजनेसेस अपना एक्सपेंशन करते हैं तो उस एक्सपेंशन के प्रोपोर्शन में आउटपुट का क्या बिहेवियर होता है. क्या वो सेम प्रोपोर्शन में राइज होता है, इक्वल में, या लेस देन द इंक्रीज इन द इनपुट्स. तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की क्या डेफिनेशन होगी? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल refers to change in output when all inputs are increased by the same proportion. It shows how scale of production affects output. Scale of production के बढ़ने से output का क्या behavior होता है? तो इसी के बेसिस पे हमारे पास 3 केसेस हो जाएंगे. Types of returns to scale. So there are basically 3 types. Number 1, increasing returns to scale. Number 2, constant returns to scale. And number 3, decreasing returns to scale. Now let's understand each in detail with the help of diagram. So first of all, we are talking about increasing returns to scale. जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, increasing returns means जब हम अपने इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, मे बी डबल कर रहे हैं, तो आउटपुट डबल से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. एंड द रीजन फॉर दिस कुड बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब हम अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल करती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल कर जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं. बेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर. हम जितने भी हमारे लेबर हैं उनकी एक्सपर्टीज या स्पेशलिटी को यूटिलाइज करके आउटपुट को और ज्यादा बेटर वे से इंक्रीज कर पा रहे हैं. एंड देयर इज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, जिससे आउटपुट हमारा ज्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इनपुट्स. आइए इसी को डायग्रामेटिकली देखते हैं. डायग्रामेटिकली on the x-axis we have measured units of labor and on the y-axis we have measured units of capital. और ये isoquants हैं, 3 isoquants जो कि आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें कि एक लेबर से 1.5 लेबर इंक्रीज हो गया, 1 लेबर से 1.5 लेबर, 50% इंक्रीज इन लेबर. In the same manner, 1 capital से 1.5 capital increase हो गई. They both are increasing. तो यहाँ भी 50% increase in capital. Now look at the output. Output by this combination of labor and capital is 100. And output by this combination of labor and capital is 200. Output is increased from 100 to 200 units. So output is rising by 100%, which is more than the increase in inputs. तो inputs तो increase हो रहे हैं 50% से, पर output increase हो रहा है more than
3% से। सिमिलरली अगर L 1.5 से 2 हो जाए और 1.5 से 2 कैपिटल हो जाए तो हमारा आउटपुट अगेन ग्रेटर प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आइए अब समझते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट रिटर्न्स मींस जिस प्रोपोर्शन से हमने इनपुट को इंक्रीज किया है उसी सेम प्रोपोर्शन से हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। और इसके रीजंस क्या होंगे? द रीजंस आर ऑप्टिमल स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो भी हम अपना ऑपरेशन यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है और लेबर और कैपिटल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट। एंड देयर इज परफेक्ट बैलेंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में परफेक्ट बैलेंस है। एंड स्टेबल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो स्टेबल है और मैनेजमेंट भी स्टेबल है। वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। जितने इनपुट इंक्रीज हो रहे हैं उतना ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन से। आइए इसी को डायग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली 1 लेबर से 2 लेबर डबल हो गए, 1 कैपिटल से 2 कैपिटल ये भी डबल हो गई। अब आउटपुट को देखते हैं थ्रू आइसोक्वेंट। 100 आउटपुट से 200 आउटपुट। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल से हमें 100 आउटपुट मिल रहा है और जब हमने अपने इनपुट्स को डबल कर दिया तो हमारा आउटपुट भी डबल हो गया और इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जितने प्रोपोर्शन से इनपुट इंक्रीज उतने ही प्रोपोर्शन से आउटपुट इंक्रीज। आइए अब थर्ड केस को समझते हैं विच इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसा कि इसके भी नेम से ही पता चल रहा है कि जितने प्रोपोर्शन से हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे आउटपुट उससे कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करेगा। और इसके रीजन क्या हो सकते हैं? इसके रीजन डिमिनिशिंग एफिशिएंसी। After reaching a particular point or after some time, it might be possible that लेबर्स की एफिशिएंसी में कमी आ गई हो या किसी और इनपुट की एफिशिएंसी में कमी आ गई हो। मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। ऐसा भी हो सकता है एक टाइम के बाद मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन डिफरेंट हो गया हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो। And overcrowding and congestion. After a period of time, it might be possible that there is too much overcrowding and congestion in the firm, because of which decreasing returns to scale happens. Now let's understand with the help of diagram. अब इस डायग्राम में एक लेबर से 2 लेबर हो जाना, यानी अगेन हमारे लेबर डबल हो गए हैं। एक कैपिटल से 2 कैपिटल हो जाना, अगेन कैपिटल भी डबल हो गई है। नाउ लुक एट द आउटपुट रिप्रेजेंटेड बाय आइसोक्वेंट्स। इस कॉम्बिनेशन से हमारा आउटपुट 100 है और जब हमने लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया तो हमारा आउटपुट डबल नहीं हुआ, डबल से कम इंक्रीज हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वेयर यू आर इंक्रीजिंग योर इनपुट्स in greater proportion than increase in output. तो यहाँ हमने क्या समझा? रिटर्न्स टू स्केल हमें क्या समझने में हेल्प करता है या रिटर्न्स टू स्केल के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? The first is technology and innovation. अगर किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी है और वो न्यू इनोवेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, और जहाँ टेक्नोलॉजी पुरानी और ऑब्सोलीट हो रही है वह डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो सकते हैं। इन द सेम मैनर efficient management also plays an important role. If the management is efficient, there will be increasing returns to scale, and if management is not efficient, then there will be decreasing returns to scale. Then capital resource and availability. If they have more resource and capital which is available at a cheaper cost, then there will be increasing returns to scale, and vice versa in case of decreasing returns to scale. In the same manner, market size and demand also affects the returns to scale. तो यहाँ हमने क्या समझा? यहाँ हमने ये समझा
कि अगर फर्म्स ऐसा डिसीजन लेती है कि उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि उस एक्सपेंशन से क्या वाकई में एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस हो पाएगा या नहीं। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक बिजनेस को एफिशिएंटली एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। तो आज के इस डिस्कशन के बेसिस पे आपके लिए एक टास्क है जहां आपको ये टास्क को सॉल्व करना होगा। So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.